दोस्तों आप छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक के लिए तैयारी करते हैं, जैसे कि बीए एंट्रेंस पेपर, ठीक है, बीए एलएलबी प्लस मैथ ग्रुप, बीएससी दोस्तों बीकॉम वीडियो पे नए हो बीएड तो लाइक कर बीएससी लें, एमए। चैनल तो को आप सब्सक्राइब ऐसे ही और बेल चैनल पे आइकन बने बटन दबा रहें। लें और दोस्तों को शेयर कर दें, प्लस कमेंट भी कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों ये पता ही है कि ये छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार यही पूछा जाता है, यही सवाल प्रश्न आता है कि कोई प्रवेश परीक्षा हो चाहे एग्जाम परीक्षा हो। दोस्तों अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन आएगा तो उस आई बटन को ज़रूर क्लिक करना, तो इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो जैसे कि गणक होता है तो ये गणक नहीं गुणांक होगा, तो ये होता है 1/MPC। दोस्तों ये मैं बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर का है। और गुणक संबंध होता है तो स्वतंत्र विनियोग से, गुणक संबंध किससे होता है? स्वतंत्र विनियोग से। फिर त्वरक की धारणा प्रस्तुत करती है तो यह अपतलीयन, और त्वरक संबंधित है तो प्रेरित विनियोग से। फिर त्वरक गुणांक होता है तो वह है, त्वरक गुणांक होता है तो बराबर डेल्टा आई बटे डेल्टा सी। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो हिंग्स एवं हेक्सन ने। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग की जाती है तो वह सौदा उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य, ये तीनों उद्देश्य। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, और इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 अवश्य देखना। फिर हम बात करें कि कीन्स के अनुसार ब्याज का संबंध होता है तो यह सट्टा उद्देश्य है। फिर तरलता जाल में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है तो यह पूर्णतः लोचदार होता है। कैसा? पूर्णतः लोचदार होता है। 82 नंबर है कि मार्शल के अनुसार ब्याज की दर होता है तो प्रतीक्षा का पुरस्कार। मार्शल क्या मानते हैं? प्रतीक्षा का पुरस्कार। दोस्तों ये कई बार आते हैं ऐसे सवाल जो कि हमें भ्रमित कर देते हैं। ये अर्थशास्त्र है पार्ट 2, वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो का अंत तक बने रहें। पार्ट 1 अवश्य देखें। नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने प्रस्तुत किया है तो यह ऋण योग कोष का सिद्धांत। फिर प्रतिष्ठित विचारधाराओं के विपरीत ऋण योग कोष का सिद्धांत मुद्रा को तो यह सक्रिय मानते हैं। दोस्तों प्रतिष्ठित का मतलब मैं उसमें बताया हूँ पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 1 जाएँ तो प्रतिष्ठित का मतलब समझ जाएंगे कि प्रतिष्ठित का मतलब होता क्या है। फिर कीन्स ने बचत एवं विनियोग को कहा है तो पारस्परिक निर्भरता माना है। कीन्स के द्वारा प्रस्तुति तरलता पसंदगी सिद्धांत संबंधित है तो मुद्रा की मांग से। तरलता पसंदगी के बढ़ने पर ब्याज की दर होती है तो अधिक हो जाती है। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीसरी अवस्था है तो एमपी ऋणात्मक होता है। फिर उत्पादन को एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर प्राप्त होता है तो वह अबचत यानी कि सेविंग नहीं होता, असेविंग कहलाता है। फिर दोस्तों निम्न में से आंतरिक बचत है तो वह उपयुक्त सभी कौन से? श्रमिक विभाजन, उप पदार्थों की बचत और मशीनीकरण का प्रयोग। फिर निम्न में से कौन सी बचत बाह्य बचत कहलाता है, यानी कि बाहर का बचत कहलाता है? तो इनमें से सभी प्रशिक्षण व्यवस्था, सस्ता परिवहन सेवाएं एवं विदेशी प्रतियोगिताओं से मुक्त। फिर हम बात करें उत्पादन में श्रमिक विभाजन एवं विशिष्टीकरण
उदाहरण है तो कौन है? आंतरिक बचतों का। प्रायः सामान्य रूप से किसी उद्योग को सभी फर्मों की उपलब्ध होने वाली मतविधेयता कहलाती है। तो बाह्य मानने की बाहर से, ठीक है ना, देश के बाहर से, या फिर जैसे एक राज्य है, राज्य के बाहर से दूसरे राज्य में, तो बाह्य मतविधेयता। इन निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था जनसंख्या वृद्धि के संबंध में अत्यधिक चिंतित था? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री? दोस्तों ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कई बार, यूपीएससी प्लस एमपीपीएससी में भी पूछा गया है कि कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्हें जनसंख्या संबंधित अत्यधिक चिंताजनक रहता है? तो है मार्शल। दोस्तों ये मार्शल को नहीं पूछना, कभी कभी ये मार्शल और मार्शल में वो हो जाता है, कभी कभी दिक्कत आ जाता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता डिफरेंट। फिर हम बात करें कि 95 की मार्शल के अपना जनसंख्या संबंधित प्रथम लेखन कब प्रसारित किया? तो ये दोस्तों 1798, ठीक है ना, 1798। फिर हम बात करें कि मार्शल के अनुसार नैसर्गिक अपराधी अवरोधक है, तो वह है कि दैविक प्रकोप, ठीक है। मार्शल ने जनसंख्या को कम करने के लिए किस बात पर अधिक बल दिया है? तो है नैतिक समय पर। कैसे? नैतिक समय पर, ठीक है। फिर कला भयंकर राक्षस मानव जाति की आशाओं का गला घोटने को सदैव तत्पर है। यह कथन मार्शल के जनसंख्या संबंधित के किस आलोचक ने किया था? तो वह गार्डविन। किस आलोचक ने किया था? गार्डविन, ठीक है। दोस्तों आप पेपर देंगे तो ये अवश्य पूछता है कभी कभी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, क्योंकि दोस्तों अर्थशास्त्र मुद्रा से ही संबंधित है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया? तो यह हार्टशेल विदर्स ने दिया, हार्टशेल विदर्स ने। फिर मुद्रा के दोस्तों ये 4th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो मुद्रा से संबंधित मनी पढ़ेंगे, तब यह मिल जाएगा, मनी का चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर मुद्रा के प्राथमिक कार्य मानते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापन। दोस्तों ये 12वीं की बुक में भी मुद्रा का जब पढ़ेंगे तो मुद्रा का मिल जाएगा, 11वीं के बुक में नहीं मिलेगा। फिर मुद्रा को मनुष्य के मौलिक आवश्यकताओं से एक माना जाता है। तो क्या है? मुद्रा ने मनुष्य की अनेक कठिनाइयों को दूर कर दी है। जैसे मुद्रा अनेक कठिनाइयों को दूर कर दी है। फिर एक देश की मुद्रा का मूल्य सिसारे मापा जाता है। तो यह रुपयों में। किससे मापा जाता है? तो रुपयों में, या फिर जैसे अमेरिका डॉलर में, ठीक है। फिर क्रय शक्ति प्रायः होता है तो कभी निरपेक्ष तो कभी तुलनात्मक रूप में मापी जाती है। मुद्रा की एक इकाई के बदले में जितनी वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त की जाती है उसे तात्पर्य है उपयुक्त कोई भी नहीं। मुद्रा के मूल्य से क्रय शक्ति से उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त कोई भी मतलब ये दोनों में से, मुद्रा की मूल्य से और मुद्रा की क्रय शक्ति से, यानी कि उपयुक्त कोई भी। फिर हम बात करें कि फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा की साख मुद्रा के बीच में होता है। दोस्तों ये 4th सेमेस्टर में मिलेगा आपको 1st यूनिट पे। तो निश्चित संबंध होता है। प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो वास्तविक शेष समीकरण। कैसे? वास्तविक शेष समीकरण। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें।
और बेल आइकन का बटन दबा लें और ऑल कर लें, क्योंकि ऐसे अर्थशास्त्र ये है, मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अनेक प्रकार के विषय का लाता रहूँगा जो कि बार बार पूछते हैं। और लाइक का बटन दबा लें, प्लस शेयर लिखा होगा तो शेयर पे चले जाएं। और जिन दोस्तों को आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें भी एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, तो उन्हें ये बार बार जो आता है उन्हें शेयर कर दें। और नीचे कमेंट बॉक्स पे चले जाएं और बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। फिशर के परिणाम सिद्धांत के समीकरण को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? फिशर के समीकरण को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? फिशर के परिणाम सिद्धांत, तो वह व्यावसायिक शेष समीकरण। कैसे? व्यावसायिक शेष समीकरण। बैंकों का एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है तो साख निर्माण करना। बैंकों का काम होता है साख निर्माण करना। बैंक मुद्रा को तो क्या है? उपयुक्त में से उपयुक्त कोई नहीं। जमा मुद्रा कहाँ जाता है? कोई नहीं जानता। मांग जमा कहाँ जाता है? कोई नहीं जानता। और साख मुद्रा कहाँ जाता है? कोई उपयुक्त कोई नहीं। ठीक होगा। फिर हम बात करें कि व्यापारिक बैंक नकद जमाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक राशि उधार देकर बैंक शाखा का निर्णय करते हैं। उपयुक्त व्यय कहाँ तक उपयुक्त है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर साख निर्माण करने की विधेयक कौन कौन सी हैं? तो उपयुक्त सभी। कौन कौन सा? प्रारंभिक निरपेक्षक द्वारा, उपयंत निरपेक्षक द्वारा, कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा। फिर हम बात करें कि केंद्रीय बैंक साख निर्माण किस प्रकार करती है? तो है कागजी मुद्रा निर्माण करके। दोस्तों मैं बता दूं कि केंद्रीय बैंक कैसा करता है कि साख निर्माण करता है, ठीक है ना। और बाकी जो मुद्रा ये कागज़ का निर्माण करता है केंद्रीय बैंक, ठीक है, RBI। और बाकी और जो है सरकार का मुद्रा तो वो चिल्लर या फिर वैसे चिल्लर छापता है। फिर देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षण है तो वह है केंद्रीय बैंक का। दोस्तों ये केंद्रीय बैंक सबसे बड़ा है। फिर कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो साख निर्माण, ठीक है ना, साख निर्माण। फिर साख निर्माण में बैंक द्वारा नीति का संबंध केंद्रीय बैंक के किस कार्य से होता है? केंद्रीय बैंक के किस कार्य से? तो वो है अंतिम ऋणदाता। बैंकों के नकद कोष का प्रत्यक्ष नियंत्रण उत्पन्न करने वाला सस्ते रास्ते को कहा जाता है? तो परिणात्मक नियंत्रण। फिर कौन सी विधि परिणात्मक नियंत्रण के परीक्षण में नहीं होता? तो वह साख सामंजस्य। फिर कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं होता? तो वह खुले बाजार की क्रियाएं। फिर हम बात करें खुले बाजार की क्रियाएं। फिर 28 सितंबर 1951। दोस्तों ये कई बार इंटरव्यू में और हर बार पूछा जाता है। ये कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो 28 सितंबर 1951 51 वो थोड़ा दिक्कत हो जाता, 51 को देश में वित्तीय संस्था की स्थापना की थी, ठीक है ना, स्थापना हुई थी। तो है राज्य वित्त निगम की। फिर हम बात करें कि ICICI किस क्षेत्र में कार्य कर रही है? तो यह निजी क्षेत्र में। फिर ICICI आप सुने तो तुरंत निजी क्षेत्र, क्योंकि ये ICI अपना पर्सनल होता है, ठीक है ना।
मैं ICIP अच्छे से वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाके और देख सकते हैं। फिर 1 जुलाई 1964 को देश में स्थापना की गई थी क्या? तो उपयुक्त दोनों कौन है? ये 1964, ठीक है ना, 1964। तो UTI की और IDBI, ठीक है। IDBI बैंक की स्वामित्व किसके हाथ में था, यानी कि सत्ता किसके हाथ में था? तो वह है भारत सरकार। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहायक बैंक है, वह है, यह पूछेगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कौन है, तो ये बता देना IDBI, ठीक है, IDBI, ठीक है। देश में SIDBI की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि यहाँ पे DIB, फिर यहाँ पे SIDBI की स्थापना की थी कब? तो अप्रैल 1990, ठीक है, अप्रैल 1990 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तो यह जुलाई 1964, ठीक है दोस्तों। ये 1964 यहाँ भी है, और 1964 यहाँ भी है, जुलाई 1964 और जुलाई 1964। तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 1964 देश में स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो किसकी की गई थी? उपयुक्त दोनों, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कहता है कि जुलाई 1964, तो किसकी स्थापना की गई थी? यूनिट टेस्ट, ठीक है ना, ऑफ इंडिया, ये यूनिट टेस्ट इंडिया। फिर हम बात करें कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है, तो है लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। फिर UTI कार्य करता है उपयुक्त सभी कौन से? जनता की बचत इकट्ठा करना, बचतों को उद्योगों में विनियोग करना, यूनिट बेचकर अपनी पूंजी में वृद्धि करना। किस महीने में UTI अपनी यूनिट सबसे कम कीमत पर बेचता है? तो है जुलाई, ठीक है, जुलाई। दोस्तों ये भी पूछता है, तो जो वीडियो पसंद होते हैं कई बच्चे। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की थी कब? 1935, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। नई वीडियो के लिए भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये रिजर्व बैंक वाला तो पढ़ लेना। तो 1949 में रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया था किसको? केंद्र सरकार द्वारा। रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल का समय होता है, तो है 5 वर्ष। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं किए जाते? तो वह है अंचल संपत्ति के क्रय करने की का कार्य। बाकी क्या करते हैं? नोट निर्गमन का कार्य, बैंक का कार्य और शाखा निर्वहन का कार्य। फिर ठीक है, फिर हम बात करें कि बैंकों द्वारा, ठीक है, बैंक दर में परिवर्तन द्वारा शाख नियंत्रण करने का अधिकार है, तो है रिजर्व बैंक को। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने की कोई सी विधि कर रखना आवश्यक है, तो वह 200 करोड़ रुपए मूल्य के कोष, 200 करोड़ रुपए के मूल्य का कोष है। दोस्तों चैनल पे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर प्लस कमेंट कर लें।
भारत में पहली बार व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1969 में। फिर 1969 में कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें जमा धनराशि थी 50 करोड़ रुपए या अधिक। अप्रैल 1990 को देश में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वह है 6। कितने? 6। किस राष्ट्रीयकृत बैंक का अस्तित्व सितंबर 1993 में समाप्त हो गया था तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों कभी कभी उल्टा पूछ देता है, ठीक है ना। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंक की संख्या है तो कितनी है? 19। वर्तमान समय में वित्तीय संस्थाओं लाभदायकता व सुरक्षा की दृष्टि में ऋण देने में प्राथमिकता देती है तो है निजी बैंक। क्या है? निजी बैंक। तो दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो में हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन बटन दबा लें। दोस्तों अगला इसका पार्ट 1 देखना है तो आई बटन दबा लें। पार्ट 3 देखना है तो और भी चले जाएं। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप पे बहुत ही जल्द नए वीडियो पे परिचय करवाऊंगा मैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।